हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। और स्पर्श कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। लेकिन क्वेश्चंस हम कर पाएँ उससे पहले कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। हम लोग एसएसटी को यूं ही लाइटली लेते हैं कि ठीक है यार, पढ़ के याद करके कर लेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि अगर आपने थोड़ा सा ईमानदारी से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चंस लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। डेज, इसके जो डेट्स हैं वो भी आप आराम से याद कर पाएंगे और आप बेहतर तरीके से इसका आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, हिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके रिगार्डिंग। तो आज हम बात करेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया के वो कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि फैक्ट्स हमें तभी याद होते हैं जब हम उनके पीछे की हिस्ट्री को समझ पाते हैं। और फिर एग्जाम में जब आंसर राइटिंग करनी होगी तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो लिखने में भी आसानी होगी। नहीं भी कुछ हुआ तो आपने उस कॉन्सेप्ट को लिख दिया तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। नेशनलिज्म इन इंडिया में आप देखेंगे सबसे पहला जो जहां से शुरू होता है हमारा टॉपिक, वो है गांधी जी केम टू इंडिया। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। आपको मालूम है कि गांधी जी ने लंदन से बैरिस्ट्री करी थी, वकालत की पढ़ाई करी थी, एडवोकेट, और फिर साउथ अफ्रीका जॉब के पर्पज से वो गए थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने देखा कि गोरे और ब्लैकिस, उनके बीच काफ़ी फाइट है और ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज, वो वहाँ के ब्लैकिस लोगों के साथ क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। गांधी जी ने पहली बार कलर कम्प्लेशन के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई साउथ अफ्रीका में, और पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल, सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही किया था। ठीक है, तो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं और गुजरात के साबरमती में एक आश्रम की स्थापना करते हैं और वहीं पर रहना शुरू करते हैं। ठीक है, इधर आप देखेंगे कि बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। ठीक है, तो चंपारण में अंग्रेज वहाँ के लोगों से नील की खेती करवा रहे थे। अब नील जो है एक ऐसा प्लांट है जिसको बोने के बाद, प्लांटेशन के बाद, उस लैंड की फर्टिलिटी को खा जाता है, मतलब लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है। उसके बाद अगर फसल बोई जाए तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो। और अंग्रेज वहाँ के लोगों को बाउंड कर रहे थे कि आपको टोटल लैंड के 1/3 हिस्से पर आपको फार्मिंग करनी ही है इंडिगो की, जिसकी डिमांड इंग्लैंड में थी। वहाँ के किसान इससे त्रस्त थे और वो चाह रहे थे कि किसी तरह से इस इंडिगो के प्लांटेशन से हमें मुक्ति मिले। इसी क्रम में बिहार के एक लीडर है जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के बारे में सुन रखा था कि कैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ साउथ अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया था और सत्याग्रह का इस्तेमाल कर अंग्रेजों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर किया। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को एक लेटर लिखा जिसमें चंपारण की उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया और बताया कि कैसे कैसे इंडिगो के लिए अंग्रेज हमें बाउंड कर रहे हैं। गांधी जी को ये लेटर अच्छा लगा। गांधी जी आते हैं चंपारण, और चंपारण में आके पहली बार गांधी जी इंडिया में सत्याग्रह का इस्तेमाल करते हैं। सत्याग्रह मीन्स व्हाट? सत्य, ट्रुथ। उसके बाद नॉन वायलेंस, और तीसरा था विदाउट एनी इंटरफेरेंस। मतलब 3 चीजें जो गांधी जी के 3 हथियार थे कि कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे, उसके बाद हम इन्हें कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, और फिर हम सत्य के प्रति अड़े रहेंगे। तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल चंपारण मूवमेंट में किया। ठीक है, और ये टाइम था 1917 का। इस चंपारण सत्याग्रह को हम 2-3 नामों से और जानते हैं। इंडिगो मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, और फिर 3 कठिया मूवमेंट भी बोलते हैं। इंडिगो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिगो की खेती के लिए बाउंड कर रहे थे अंग्रेज, इसलिए इंडिगो मूवमेंट बोलते हैं। और चंपारण सत्याग्रह इसलिए क्योंकि चंपारण में मूवमेंट हुआ। और इसको हम 3 कठिया मूवमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैंड, बिहार में लैंड को कट्ठे में मेजर किया जाता है, तो उन्होंने पूरे लैंड के 1/3 हिस्से में इसकी खेती करने के लिए बाउंड किया था, इसलिए 3 कठिया मूवमेंट भी कहा गया है। ठीक है, तो गांधी जी इस चंपारण मूवमेंट में सक्सेसफुल रहे।
फिर दूसरा मूवमेंट होता है बॉस, जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन। 1918 में गुजरात के किसानों को लगान के लिए बाउंड किया जा रहा था। उस बार बारिश हुई नहीं, फसल हुई नहीं, तो लगान कहाँ से दे किसान, और इसके लिए अंग्रेज उनको मजबूर कर रहे थे कि वो लगान पे करे। इस पर आप देखेंगे किसान काफ़ी त्रस्त थे, और फिर इसी मौके को ध्यान में रख के अब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और पहली बार वहाँ पर किसानों के साथ फाइट करते हैं लगान न देने के लिए, और अंग्रेजों को मना लेते हैं लगान न देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खेड़ा मूवमेंट में गांधी जी थोड़े लोकप्रिय पॉपुलर हो गए। फिर आता है अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट। अहमदाबाद के मिल मजदूर स्ट्राइक पर थे और वो कंपनसेशन की डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से, कि भैया हमें कंपनसेशन चाहिए अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो। ठीक है, एक तो ये, दूसरा वो बोनस के लिए और अपनी टाइम पर सैलरी की डिमांड कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज इन तीनों ही प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके खिलाफ वहाँ के मजदूरों ने स्ट्राइक कर रखा था। गांधी जी को इस मिल मजदूर मूवमेंट में इनवाइट किया गया और गांधी जी ने पहले अपने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो फाइनली गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट में हंगर स्ट्राइक किया था, सामूहिक हंगर स्ट्राइक, जिसमें एक हफ्ते तक हंगर स्ट्राइक के बाद अंग्रेज मजबूरन गांधी जी की बात मान लेते हैं और वो सारे प्रपोजल्स जो वहाँ के मजदूर चाहते थे उसको ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से इन तीनों मोमेंट्स के बाद गांधी जी हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद आप देखेंगे एक और मोमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का टाइम है बॉस 1919। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था? तो आपको मालूम है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो हमारे देश के एक्सट्रीमिस्ट थे, जो रिवोल्यूशनरी, वो कहते हैं कांग्रेस के लिबरल लोगों को कि तुम लोग इतने दिन से भीख मांग रहे हो, दे दो। क्या मिला? कुछ नहीं। और उल्टा इन लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। अब तुम लोग हटो, हम लोग कांग्रेस को लीड करेंगे और देखते हैं अंग्रेज कैसे हमारी बात नहीं मानते। नहीं मांगे तो जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसे छीन लेना चाहिए और हम छीन के दिखाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस पर एक्सट्रीमिस्टों की डोमिनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है। और 1905 के बाद जितने एक्सट्रीमिस्ट थे और जितने करप्ट ऑफिसर्स थे उनका लिस्ट बनाते हैं और उनको चुन चुन कर गोली मारनी शुरू करते हैं। 1919 आते आते एक्सट्रीमिस्ट इतने हावी हो गए अंग्रेजों पर कि कोई भी अंग्रेज घर से निकलने से डरता था कि पता नहीं कहाँ हेलो बोल के गोली मार दे। 1919 तक इनके नाक में दम कर दिया। तो इन्हीं क्रांतिकारियों को कंट्रोल करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉज लेके आती है जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को बोलते हैं न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील। मतलब एक बार अगर आप सस्पेक्टेड निकल गए तो सीधे आपको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ठीक है, और इस तरह से जितने रिवोल्यूशनरी थे उन सबको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी ने इसका बाइकआउट किया तो गांधी जी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। पंजाब के दो लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू, उन्होंने भी पैदल यात्रा की, उनको भी पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और इस तरह से आप देखेंगे मास लेवल पर इस एक्ट के थ्रू रिवोल्यूशनरी को सप्रेस किया गया। अब कहानी है कि अप्रैल का महीना था और पंजाब में वैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। एक तो इस एक्ट के खिलाफ लोग अनशन पे थे, मतलब मूवमेंट कर रहे थे, और दूसरा क्योंकि बैसाखी था तो बैसाखी में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सारे लोग इकट्ठा थे वहाँ पर। कहाँ पर? तो अमृतसर में एक बाग है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसी में सब लोग एकत्रित हुए। ठीक है, वहाँ के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर को जब ये बात पता चला कि भैया ये सारे के सारे इंडियंस, डर्टी इंडियंस यहाँ इकट्ठा है इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो उसने कहा कमांडो रेडी फॉर ऑपरेशन अटैक, जितनी गोली बंदूक बारूदे हैं सब तैयार कर लो, एक भी इंडियंस बचना नहीं चाहिए, इन डर्टी इंडियंस को कुचल डालना है। और आप देखेंगे चारों तरफ से घेर लिया गया उन सभी लोगों को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और जनरल डायर पहुंचा और उसने आदेश दिया चलाओ गोली, धर 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 धर। आप देखेंगे हजारों लोगों की हत्याएं हुई और
इस नृशंस हत्याकांड, इस जेनोसाइड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। और इस तरह से आप देखेंगे इस मैसेकर में मास लेवल पर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें मारे गए। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केसर हिंद की उपाधि, आप नहीं लो। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। और आप देखेंगे इसकी जांच के लिए, इसी रॉलेट एक्ट की जांच के लिए एक कमीशन फॉर्म किया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन। आई बात समझ में? तो ये आप देखेंगे कि गांधी जी के 1915 से आने के बाद 1919 तक ये 3 मेजर इंसिडेंट हुए। इस समय एक और इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट का नाम था खिलाफत मूवमेंट। आपको मालूम है कि तुर्की का जो खलीफा था उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने हटा दिया, जिससे पूरे विश्व के मुसलमान रुष्ट हो गए और उन्होंने तुर्की के खलीफा के फेवर में एक मूवमेंट चलाया जिसको हम खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। और इंडिया के लोगों ने, इंडिया के मुस्लिमों ने भी ये मूवमेंट आगे बढ़ाया जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। और इस तरह से आप देखेंगे गांधी जी ने इसमें सपोर्ट किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए अच्छी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आप देखेंगे गांधी जी ने अब डिसाइड कर लिया कि अब हमें एक ऐसा मास मूवमेंट शुरू करना चाहिए जिसमें हम अंग्रेजों को यह बात मनवा सके कि अब तुम्हारी जाति नहीं चलेगी। और इसी के कारण, इन्हीं इंसिडेंट्स के कारण गांधी जी ने एक मास मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब यह असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था जी? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी ने कहा कि ये ब्रिटिशर्स हमारे ही देश में रह के हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। फैक्ट्री में मजदूर कौन? इंडियन। घर में कुक कौन? इंडियन। ड्राइवर कौन? इंडियन। चपरासी कौन? इंडियन। सब कुछ सारा इंडियन है, स्कूल कॉलेज हर जगह। और ये हमारा ही एक्सप्लॉयटेशन करके, हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉयट करके और यहाँ से ड्रेन कर रहे हैं इंग्लैंड। तो अगर हम हर जगह इन्हें बाइकआउट करें और स्वदेशी गुड्स का इस्तेमाल करें तो ये खुद ही इनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। और इस तरह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों के साथ आह्वान किया, अनाउंस किया कि कोई फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल ना करे बल्कि स्वदेशी का इस्तेमाल करे और विदेशियों का बाइकआउट करे। और हर जगह स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह जो भी है वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बातों को इग्नोर करे। मतलब अगर कोई अंग्रेज कह रहा है ड्राइवर गाड़ी निकालो तो चुपचाप मुस्कुरा रहा है नहीं, हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है और अंग्रेजों को मजबूर कर देना है भारत छोड़ने के लिए। कहते हैं इस आंदोलन में मास लेवल पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें। और यह आंदोलन एक तरह से इनडायरेक्टली सक्सेसफुल रहा। लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट्स की वजह से इस मूवमेंट को गांधी जी को बीच में ही क्विट करना पड़ा और वो था चौरी चौरा ट्रेजेडी। ठीक है, तो चौरी चौरा के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट।